सेक्रेटरी का पद है और एक कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, ये एनएसयूआई के पास में है, और 2 पद जो है वो निर्दलीय है। ये पटना यूनिवर्सिटी की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चुनाव का साल है और ऐसे में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार की, जिसके बारे में लगातार डिमांड है कि इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, जो आज तक नीतीश बाबू नहीं करवा पाए, लेकिन अगर करवा लिए होंगे तो आप लोग बताइएगा। अगर मुझे तो ध्यान नहीं है करवा पाए हैं, वो दर्जा नहीं दिलवा पाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इसी साल बिहार में चुनाव है और ऐसे में सारे एनडीए के नेताओं को आप एकजुट तो कर लिए, लेकिन नीतीश बाबू की जो हरकत है, क्या उसको आप अपने पाले में लेके आप आए हैं? ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। जरा जल्दी से जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत नजदीक से आप लखनऊ को भी जानते हैं, बहुत नजदीक से पटना को भी जानते हैं, दोनों की सियासत को, और आज दोनों शहर चर्चा में है। आपकी प्रतिक्रिया नागपुर से पटना तक। नागपुर, देखिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और इससे कभी वो इनकार भी नहीं करते हैं। और आरएसएस और उनके बीच अलग अलग ढंग के रिश्ते हैं। वो कभी थोड़ा सा मनमुटाव जैसी बातें भी आ जाती हैं मीडिया में, और कभी लगता है कि दोनों में जालकाठी दोस्ती है। लेकिन सच यही है, उसमें कोई किसी से अलग नहीं है। उन लोगों का सोच के लेवल पर भी थोड़ा बहुत चलता है रणनीतिक मामलों में। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब रहते थे प्रधानमंत्री, तब भी ये होता था। और संघ के लोग, हमको याद अच्छी तरह से है कि जब स्वदेशी जागरण मंच के लोग अभियान चलाते स्वदेशी स्वदेशी, और अटल जी जो है पीएसयूज को बेच करके किसी निजी करण कर देते थे, किसी निजी कंपनी के हाथ में दे देते थे। ये लोग पहुंचते थे दत्तोपंत ठेंगड़ी और ये सारे लोग पीएमओ, और अपना थोड़ा गुस्सा दिखाते थे। तो अटल जी कहते थे, भाई असली बात जो है वो बताइए, फाइल लाइए क्या है जी। वो फाइल बढ़ जाती थी आगे, उस पर वो कहा ठीक है हो जाएगा। तो उनके कुछ काम हो जाते थे, लौट के चले आते थे लोग। तो इस तरह की बातें चलती रही हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। असल बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बात को लेकर के थोड़ी परेशानी में तो जरूर है कि चूंकि जो कसौटी नरेंद्र मोदी ने उनके जरिए बनवाई थी, आरएसएस के जरिए बनाई थी कि भाई 70-75 साल के बाद आपको सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए, तो वो 75 साल तो इस बार मोदी जी का पूरा हो रहा है, इसी साल में पूरा हो रहा है। तो अगर उसी कसौटी पे अमल किया जाए तो कायदे से तो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति है उसको देखते हुए ऐसा भी नहीं लगता कि वो इसको छोड़ देंगे, इतनी आसानी से छोड़ देंगे। और जो जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की बात है, ये तो हमको लगता है कि 1.5 साल से पहले से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, लगातार सुनते हुए आ रहे हैं कि अब बदलेंगे अब बदलेंगे। तो अरे नहीं साहब, वो फलाना चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के मद्देनजर अभी नहीं हटाएंगे। अच्छा साहब, वो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसलिए नहीं उनको, उनकी जगह पे कोई और किसी को नहीं चुनेंगे, फिर और कोई ना कोई चुनाव। इस तरह से वो लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ये सही है कि जब उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए कह दिया था कि साहब वो अब हम इस हालत में आज पहुंच गए हैं कि हमको आरएसएस के बहुत की जरूरत नहीं है, तो इसका तो बुरा जरूर माना था आरएसएस के लोगों ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि छोटे से स्वयंसेवक से लेकर के बहुत बड़े नेता तक सब मानते हैं कि भाई आरएसएस है तो बीजेपी है, अब आरएसएस नहीं है तो फिर बीजेपी का अस्तित्व क्या है। आज चाह करके भी अगर नरेंद्र मोदी चाहें भी तो अपनी अलग पार्टी खड़ा करके नहीं बना सकते हैं, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर के अपनी कोई अलग पार्टी बना लें और एग्जिस्टेंस में रहे और सत्तारूढ़ भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ये आरएसएस वालों की बड़ी आदत रही है शुरू से ही, जब चुनाव हार जाती है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो कहते हैं कि नहीं हमारे स्वयंसेवक और प्रचारक उदासीन हो गए थे इसलिए ये चुनाव हार गए। अरे भाई, कभी उदासीन उसे नहीं होते हैं, हर बार काम करते हैं। लेकिन जब लहर आपके खिलाफ हो जाती है, वो तो विपक्ष की नालायकी कह सकते हैं कहीं कहीं किसी लेवल पे, नहीं तो आप तो 240 के, हमको लगता है 200 पार करना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, 240 मिल गया। लेकिन इसमें ये कहना एकदम गलत है। आरएसएस के लोगों ने पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम किया था, लोगों ने सुना नहीं था। लोगों को लगा ये कि भैया ये आ जाएंगे सब, अगर 300-400 सीट लेकर के तो संविधान बदल देंगे, हमको जो बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको दिया है वो सब ये सब खत्म कर देंगे। तो वो जो टकराहट होगी, आप सोचिए ना कि भाई राम मंदिर का इशू फेल कर गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या वालों ने कहा कि नहीं हम संविधान बचाएंगे। उसके अगल बगल की सारी सीटों पे लोगों ने कहा कि नहीं साहब हम राम जी तो ठीक है अपनी जगह हैं लेकिन हम संविधान बचाएंगे। तो इसलिए हारे वो, ऐसा इसलिए उनकी सीटें कम हुई। उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस हर बार तैयारी करता है और करता है। दूसरी बात जो है आपने जैसे बिहार के बारे में कही है, तो नीतीश कुमार के किस बयान पर भरोसा किया जाए। नीतीश कुमार का यह है कि जब भी वो पाला बदलते हैं तो यही कहते हैं कि पिछला पड़ाव उनका गलत था, वो फैसला गलत था और अब फिर वो गलती नहीं करेंगे। हमको तो याद है विधानसभा में उन्होंने कहा था कि भाई मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन अब फिर कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो अब उसको माने या इसको माने, तो उनको कब क्या कर देंगे कब क्या बोल जाएंगे इसका किसी को भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को शर्मिंदगी अगर है तो पता नहीं है कि नहीं है, उनको शर्म वर्म तो आती नहीं है। उनको बताना चाहिए कि भाई 20 साल से लगातार वो और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं, 1 या 2 सालों को छोड़ दिया जाता। मतलब जो 2015 में जीत के आए थे नीतीश कुमार महागठबंधन के जरिए, या फिर बाद में जब उन्होंने पाला बदल करके एक बार फिर से वो चले गए थे, तो उसको छोड़ दिया जाए 2-3 वर्षों को, तो लगातार बीजेपी और जनता दल यू मिलकर सरकार रहा बनाती रही चलाती रही है। तो बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ? आज आप कह रहे हैं विकसित बिहार बनाएंगे, तो इसका मतलब कि आप पिछड़ा बिहार बनाने में लगे हुए थे 17-18 साल से। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार इस तरह की भाषा बोलेंगे, वो एहसान फरामोश वाली भाषा है कि अटल जी ने हमको प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, अटल जी ने बनवाया था, कहा होगा, लेकिन 2014 का जो चुनाव लड़े आप, जनता दल यू बीजेपी से अलग होकर लड़ी थी, आपकी पार्टी 2 सीटों पे सिमट गई थी और उस समय आप लालू प्रसाद यादव के घर गए थे, दरवाजे पे गए थे, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। उसके बाद तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और आपको मुख्यमंत्री बनाया था लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद चाहते तो उनका कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता, लेकिन उन्होंने बनवाया। दूसरी बार भी जब हुआ महागठबंधन की सरकार बनी जिसको आप मुख्यमंत्री बने, उस समय भी आपकी सीटें बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने माना ठीक है, चलो ठीक है, पुराना मित्र है, पुराना यह कर बना गया। तो आप अटल जी याद आते हैं, लालू प्रसाद आपको याद नहीं आते हैं, ये बात तो सोची नहीं जा सकती है। लेकिन अब है चूंकि राजनीति का यही सगल है, राजनीति में जो उपयोगी होता है वो बातें उनको याद आती हैं, बाकी तो सिलेक्टिव उसके बीमारी के शिकार हैं, इसलिए तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात जो है रेल दुर्घटना के बारे में जो आपने कही, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद इतना नालायक और नाकारा रेल मंत्री कभी देश को मिला नहीं। जितना रेल भाड़ा इस रिजीम में बढ़ा है 11 सालों में, 10-11 सालों में, और जितनी रेल दुर्घटनाएं इस दौरान हुई हैं वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होंगी। एक बार भी इस आदमी ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ भाई रेल मंत्रालय की भी गलती है। उड़ीसा में ही इसके पहले कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, लेकिन एक बार भी कभी नहीं कहा कि नहीं साहब हमारे रेल कर्मियों की गलती है या रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर हम रोक लगाएंगे, कभी नहीं। बस अरे तो होती रही है, पहले भी होती रही है, पहले होती रही है तो लोग इस्तीफा दे देते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था, नीतीश कुमार ने भी त्यागपत्र दे दिया था, और जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो शायद पहली बार था कि रेलवे मुनाफे में चला था और रेल परियोजनाएं बहुत सारी बनी थी, बहुत सारी नई नई रेलगाड़ियां चली थी। आपके समय में क्या है, वो वंदे भारत को छोड़ करके और एक बुलेट ट्रेन जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई की दूरी नापी जा रही है। तो सारा रेलवे का पैसा जो है, संसाधन जो है, वो सिर्फ एक राज्य के एक शहर से दूसरे राज्य के दूसरे शहर को जोड़ने में किया जा रहा है। कितना 200-400 किलोमीटर की बात होगी, उस पर पूरा का पूरा संसाधन झोंका जा रहा है और रेल सुविधाएं नगण्य हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, रेलवे स्टेशन पे जगह नहीं है। आपकी प्लेटफार्म बदलने की गलत सूचनाओं के चलते भगदड़ में लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी बात की चिंता नहीं है कभी, क्योंकि कभी रेलवे पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है ना। दिक्कत यह कि पार्लियामेंट में जब कभी आएगा तो आप उस पर चर्चा नहीं होने देंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब धीरे धीरे हाथ से तो निकल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। समस्याएं अपनी जगह पहले ही मुंह पाए खड़ी हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो मोदी जी थोड़ा सा परेशान तो जरूर हैं। अब उनको लगता है कि अब कैसे क्या करा जाए। तो हो सकता है कि एक कार्यक्रम तो था ही, पहले से तय हुआ था, आरएसएस मुख्यालय में भी कार्यक्रम था, उसमें जाना ही था। वो प्रशांत जी सही कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, रेशम बाग
जब प्रधानमंत्री थे, हम भी उस पूर्व में थे। अटल बिहारी, चूंकि ये आडवाणी जी का होम मिनिस्ट्री हम लोग कवर करते थे और बीजेपी भी कवर करता था मैं, तो हम लोग गए थे, उस दौरे में थे। उस समय जो उनका हाल था रेसिम बाग का, वहाँ जो छोटे छोटे अंधेरे से कमरे में बैठे हुए प्रचारक, बूढ़े से बुजुर्ग लोग, वो बताते थे हम भी अटल जी के काम करते थे। और वो दृश्य और आज का दृश्य आप जा करके देखिए, आज 5 स्टार होटल बन गया है, चाहे वो नागपुर का मुख्यालय हो चाहे दिल्ली का हो। दिल्ली में अगर बीजेपी का मुख्यालय 7 सितारा हो गया है तो 5 सितारा झंडेवालान का आरएसएस का मुख्यालय भी हो गया है। और पहले प्रचारक चलते थे बसों में और रेलगाड़ियों में, वो भी सेकंड क्लास स्लीपर में या 3 एसी में चलते थे। आज वो हवाई जहाज के एक क्लास में चलते हैं, एक छोटी क्लास में चलते हैं। तो ये फर्क आया है सोच में। तो कहीं ना कहीं इस ढंग से, अच्छा इसकी शुरुआत चूंकि नितिन गडकरी जब हुए थे अध्यक्ष, तो उन्होंने ही कर दी थी कि सुविधा संपन्न करो भाई, हमारे प्रचारक जी भी क्यों इस तरह से चलेंगे। पहले होता था कि साहब प्रचारक जी के क्या 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो लेकिन अब उसे बदल करके मामला कुछ और हो गया है। तो इसलिए वो सब चीजें एक साथ चल रही हैं, अब उसमें देखा जाए। लेकिन यह है कि बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब भी चुनाव होगा, वो इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा यह है कि जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे थे, जिस तरह से विपक्ष ने यह चुनाव लड़ा है, कोई गलत संदेश दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के अगर चुनाव लड़ते, और सीपीआईएमएल के लोग भी, पता नहीं आइसा के लोग भी लड़े होंगे वहां पर, आपको लगता है, अगर तीनों मिलकर लड़े होते तो क्या मैसेज जाता। तो एक सबक भी है कि विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, उस विधानसभा के चुनाव की साथ मिल के लड़िए, ये सबक है। हाँ, साथ मिल के लड़िए। संदेश यह है कि आप साथ मिल के लड़िए और ईमानदारी के साथ लड़िए। ऐसा नहीं कि मतलब वो जीत जाएगा तो हमारी क्या हालत होगी और हम जीत जाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी, ये सोचे बगैर कौन हरा सकता है इस भ्रष्ट और सांप्रदायिक गठबंधन को। इस बिना पे आपकी एकता बननी चाहिए, एकजुटता बननी चाहिए, और वो दिखनी भी चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कम से कम अब बिहार के चुनाव की तैयारियों में जैसे एनडीए जुटा हुआ है, वैसे महागठबंधन को अभी से ऐलानिया तौर पे तमाम जो कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसी बातें जिनका उस समय विपक्ष यानी एनडीए इस्तेमाल कर सकता है, उन सवालों का जवाब अभी से सामने रख देना चाहिए जनता के बीच, अगर आपको ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना है तो। कांग्रेस पार्टी अभी 2-4 दिन पहले जब